कक्षा 10वीं के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुपद अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल आपको मैं बहुपद के कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बता दिया था। आज हम बहुपद के थोड़ा सा बेसिक लेते हुए उसको प्रकार को समझते हुए हम जो बहुपद है उसकी दीर्घ भाजन विधि को समझेंगे कि कैसे हम बहुपद का भाग किस तरह से करते हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम गोपी कश्यप, मैं 2016 से कक्षा 10वीं और 9वीं के हिंदी मीडियम वालों का होम ट्यूशन लिया करता था। और कोविड काल में मैं क्लास 9th और 10th के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन लोग को पढ़ाया करता था। तो हालांकि मेरा लंबे समय तक का अनुभव है, तो मैंने अनुभव से अपना पाया कि हिंदी के जो बच्चे होते हैं उनको जो पूरी बेसिक जानकारी है मैथ्स की वो हम मिल पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके बच्चों को उसकी जो पूरे गणित है उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोग तक पहुंचाऊं। तो बच्चों, इस उद्देश्य से कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और गणित को अच्छे से समझें, इसके लिए मैं आप निरंतर मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो बच्चों, आप लोग से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैंने एक सुविधा और इस पे दिया है कि मैं यूट्यूब के लिंक पे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मैं एक व्हाट्सएप लिंक डाल दिया हूँ, जिसके माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लिंक डाला हूँ उसको जब आप टच करेंगे और आपको एक ग्रुप ओपन होगा व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप सीधे मेरे से जुड़ जाएंगे। मैं उस पे आप लोग को कुछ नोट्स वगैरह और कुछ टेस्ट सीरीज उस पर उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा कक्षा 10वीं में अध्याय नंबर 1 है, जिसका है जो अध्याय नंबर 1 का नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं पॉलिनोमियल करके। तो बच्चों, कल आप लोगों को मैं बताया था कि जो पॉलिनोमियल होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है। वास्तविकता में पॉलिनोमियल क्या है? जितने भी पॉलिनोमियल यानी जितने भी बहुपद है वे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय नियतांक, ठीक है, या बीजगणितीय संरचना ऐसा बोल सकते हैं। तो बच्चों, ये तो बताया कि मैं कि क्या होता है, बीजगणित नियतांक होते हैं। तो आपका कहना यह होगा कि सर जो जितने भी बीजगणित बीजगणित नियतांक होते हैं वे सभी बीजगणित नियतांक क्या बहुपद होते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, जितने भी बीजगणित नियतांक है वे सभी बहुपद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मैं कल आपको बताया था कि बहुपद तभी बोलेंगे जब क्या होगा, जो बीजी संरचना है वही जो बीजगणित नियतांक, नियतांक नहीं बोल सकते बच्चों, उसको नियतांक एक कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, नियतांक नहीं बोलेंगे, संरचना। जो बीजी संरचना होते हैं उसमें कुछ कंडीशन जब लगा दिया जाता है तब वो क्या हो जाते हैं, बहुपद बन जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी बीजी संरचना है वे सभी बहुपद नहीं होते, परंतु जितने भी बहुपद हैं वे सभी बीजी संरचना होते हैं। मैं उस पर बीजी संरचना क्या है उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके मुख्य रूप से आपको बहुपद को समझना ज्यादा आवश्यक है। तो हम समझते हैं कि बहुपद क्या चीज है। देखिए, पुनः कल तो मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, मैं इस पर भी बताता हूँ कि बहुपद क्या चीज है। तो देखिए, बहुपद मैं बताया कि जो बीजी संरचना होता है उसमें क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल रूल लग जाता है, एक शर्तें जब लग जाता है तब बन जाता है बहुपद। तो देखिए, बीजी संरचना जो मुख्य रूप से रहता है इस पे क्या होता है, एक यहाँ पर आपका क्या रहता है, गुणांक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। और ये क्या रहता है, इसका चर रहता है, और इसकी जो पावर रहती है ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक बच्चों, ये कोई नंबर्स आते हैं, कुछ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं गुणांक, और यहाँ पर वेरिएबल रहता है, चर रहता है, उसकी पावर जब पूर्ण संख्या हो जाती है तब वो हमारा कहलाता है क्या, बहुपद। ठीक है बच्चों, तो बहुपद को हमने समझ लिया। और अगर आप और अच्छे समझना है तो मेरा कल वीडियो बनाया था पिछले, उस वीडियो पे आप देखिए। अब थोड़ा सा समझ लेंगे बहुपद के प्रकार। तो बच्चों, बहुपद के जो प्रकार होते हैं, बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, एक तो पद के आधार पर बांटा गया और एक तो घात के आधार पर बांटा गया। ठीक है, तो पद के आधार पर क्या क्या है ये देखिए, एक पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद, पहला हो गया द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक। तो देखिए बच्चों,
द्विपदी बहुपद माने सॉरी ये बता रहा था बहुपद को क्या होगा, पद और घात के बेस पर बांटा गया है। अब थोड़ा सा इसमें बता दूं कि जो पद होता है उसको हम प्लस साइन और माइनस साइन से डिफाइन करते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, जैसे देखिए 2x 3x 4 हो गया 8x 10x, ये द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो, जैसे 2x + 1, ठीक, 3x² + 2, 5x + 9, ये सभी क्या है, द्विपदी जिसमें दो पद होते हैं, पहला पद द्वितीय पद। त्रिपदी बहुपद जिसमें क्या होता है, तीन पद, जैसे 3x² + 2x + 1 या z² + z + 1, ये क्या कहलाते हैं, ऐसे बहु ऐसे जो जिसमें तीन पद होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों सुनो, इसी प्रकार बच्चों आगे आपका चतुर्थपदी बहुपद और आगे बढ़ता जाएगा, तो जितने पद बढ़ते जाएंगे उतने प्रकार के उसको उस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए घात के आधार पे बहुपद को, तो घात के आधार पे हम देखेंगे तो एक घातीय जिसको हम लोग रैखिक समीकरण भी कहते हैं, एक घातीय, द्विघातीय, ठीक है, त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय, पंचघातीय। जितने आगे उसके घात आते जाएंगे उतनी ही उसको क्या होते जाएंगे, उसके घातों की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया गया। देखिए जैसे घात कैसे गिनते हैं, देखिए पद में तो पद फिक्स रहेगा, ठीक, दो पद रहेंगे, तीन पद रहेंगे, एक पद रहेंगे, बट घाती में पद कितने भी हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम घात को देखेंगे, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिया 4x + 3। अब आप बोल रहे हैं कि सर इसमें दो पद है, तो मैं बताया बच्चों कि घात के लिए हम पद को नहीं देखते कि कितने पद है, घात के लिए इसकी मैक्सिमम पावर को देखेंगे। तो अगर इसकी घात पावर यानी घात, अगर इसकी मैं घात की बात करूं तो x की घात क्या है, 1 है। इसकी अगर बात करूं तो ये क्या कर सकते हैं, इसकी घात 0, यानी मैक्सिमम घात कितनी है, 1, यानी इसकी मैक्सिमम घात 1 है, यानी इस बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। उसी तरह द्विघातीय, जैसे देखिए अगर मैं चलिए 2x² + 3 कर दें, तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघातीय होगा। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, चल जेड के फॉर्म में लिख देता हूँ, z की पावर 2 + 3x + 4, ये भी क्या होगा, द्विघातीय होगा। रहने को तो पद 3 है, तो पद पे देखेंगे तो ये त्रिपदी होगा, लेकिन घात के आधार पर देखेंगे तो ये क्या होगा, द्विघातीय होगा। त्रिघातीय जिसमें मैक्सिमम घात क्या हो, 3 हो। यह देखिए z की पावर 3 + 2x + 4x² + 3। देखिए इसमें अगर हम इसकी घातों को देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, ये देखिए जेड, सॉरी बच्चों एक टाइप के वेरिएबल लेंगे, अभी डबल वेरिएबल आपके सिलेबस पे नहीं है, तो ये जेड लिया हूँ तो इसको भी जेड लेंगे, ठीक है। तो चर एक ही और एक ही जैसा चर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जेड की घात 3, ये देखिए 2z + 4z² + 3, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी होगी, 0 होगी, तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। अब देखिए चौथा, तो चौथा जो होगा चतुर्थ घातीय, यानी इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 घात होंगे चतुर्थ घातीय। जैसे देखिए z की पावर 4 + 3, ये बस रहने का तो पद 2 है लेकिन घात क्या है, 4। तो देखिए जो बहुपद हो रहा है, बहुपद को दो भागों में बांटा गया, पद और घात। तो पद में हम उसके पदों को गिनेंगे और घात में उसमें अधिकतम घात को देखेंगे, और जितनी घात रहेंगे उसको बोल देंगे कि उस घातीय बहुपद है, और पद जितने पद रहेंगे इस प्रकार के वो बहुपद है, ठीक है। एक चीज बताना, एक घातीय जो बहुपद होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, याद रखेंगे, दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। ये तो बच्चों ये प्रकार देखिए। अब हम आगे देखते हैं कि जो बहुपद होते हैं इसको हम भाग कैसे देते हैं, क्योंकि कल हमने पिछले क्लास में जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये 3 चीजों को हमने देखा था कि बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे उसको गुणा करते हैं। और आज हम देखेंगे कि बहुपद का हम कैसे भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक है बहुपद का भाग, बहुपदों का लिखिए, ठीक है, क्योंकि 2 आ जाएंगे तो 2 बहुपद हो जाएंगे, बहुपदों का भाग, ठीक है। देखो बच्चों बहुपद की जो भाग है इसकी हम 2 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। पहला विधि है उभयनिष्ठ विधि, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ भाजन विधि,
पहले मैं चर्चा करूंगा उभयनिष्ठ विधि की। देखिए उभयनिष्ठ जो विधि होता है इसमें क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल रहेंगे उसमें से कुछ जो उसके वेरिएबल जो भी रहेगा उसको हम तोड़ेंगे और तोड़ के कुछ चीज को कॉमन लेंगे। उभयनिष्ठ लेना माने उभयनिष्ठ निकालना, कॉमन लेंगे और फिर उसको कटा देंगे। जैसे देखिए कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपके बुक से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे 18x² प्लस 9x डिवाइड बाई 3x। देखिए बच्चों ये आपके बुक से ही लिया हूँ, इसलिए आपसे बुक से ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उभयनिष्ठ विधि के बारे में, ठीक है। दीर्घभाजन विधि को बाद में देखेंगे, अभी हम चर्चा कर रहे हैं उभयनिष्ठ का। देखिए उभयनिष्ठ विधि से कैसे हम जो हमारा दिए गए जो बहुपद है उसको हम कैसे भाग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एक बहुपद हो गया। अगर इस बहुपद में अगर मैं पदों की बात करूँ कितने पद होंगे, देखिए 1 और 2, 2 पद होंगे। अगर मैं घात की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इसकी मैक्सिमम घात 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर नीचे की बात करूँ तो 1 पद है और नीचे की मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो चलिए इसको भाग करते हैं। देखिए उभयनिष्ठ में क्या करते हैं, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए उभयनिष्ठ विधि में कैसे करते हैं, जैसे इसको 18x², तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 3x × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 3x × 6x। ठीक है, तो 6 दूनी की 6 की 18 होगा और x से जब मल्टीप्लाई हो तो x² हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x और इंटू 3, ठीक है। तो 3 × 9 हो जाएगा और x, तो ये कितना हो जाएगा 9x और इधर 3x, तो 3x ही रहेगा। देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें से 3x क्या हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं इसमें से और इसमें से, ये 3x, ये तो ये हो जाएगा 6x प्लस इधर बच जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा कितना 3x, तो ये 3x आपका कर जाएंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3। ये आपका आंसर होगा। इसमें इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 18x² प्लस 9x डिवाइड बाई 3x। देखिए बच्चों ये क्या है, इसमें से क्या किया हमने, कॉमन लिया और मैंने तोड़ दिया पदों को और तोड़ के कुछ एक कॉमन ले लिया जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद फिर हमने ऊपर नीचे कटा दिया। अब इसको क्या करेंगे, अभी से अलग अलग बांट देंगे, माने 3x को इस बार एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 18x² डिवाइड बाई 3x, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस 9x बटा 3x, ऐसा इसको अलग अलग कर देंगे दोनों को। अब इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए तो इधर x कटेगा, इधर x कट जाएगा और ये 3 एकम 3 छक्को, तो ये ऊपर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, 6x प्लस ये पूरा कट गया नीचे। इसमें देखिए ये x कट जाएगा, 3 एकम 3 किया, तो ये आपका आ जाएगा 3। देखिए दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी जो उभयनिष्ठ विधि होती है इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। ये दोनों उभयनिष्ठ निकल रहा है, उभयनिष्ठ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें से कॉमन निकालते हैं। जैसे इसमें से हमने क्या किया, 3x को कॉमन लिया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है उभयनिष्ठ विधि, कॉमन मेथड, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जो उभयनिष्ठ विधि होती है उसको कैसे हम उभयनिष्ठ विधि से प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बुक से ले रहा हूँ आपका दूसरा है x² प्लस दिया हुआ 12x की पावर क्यूब प्लस 8x² डिवाइड बाई 4x²। ये देखिए 4x² प्लस 12x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 को क्या करना है, 4x की घात 2 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, नीचे दिया 4x², तो इसको कुछ ऐसे पदों में तोड़ना है, इसमें से सभी में से माने इसको ऐसे तोड़ना है कि इसमें से सभी में सब कॉमन निकल जाए, बाहर आ जाए, उभयनिष्ठ निकल जाए, ठीक है। तो देखिए इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं 4x² प्लस इसको देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4x की घात 2 और इंटू 4 तिया 3 और ये 3x, ठीक है 3x प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² इंटू 2, 4 में 8 हो जाएगा, x² डिवाइड बाई
4x की घात 2। अब बाहर निकालिए, इसमें से 4x की घात 2 सभी में से बाहर निकाल सकते हैं, देख रहे हैं सभी में है ही। तो ये हो जाएगा 4x की घात 2, ये हो जाएगा 1 प्लस ये बच जाएगा 3x प्लस ये 2 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ये कट जाएगा और इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं 3x। तो क्वेश्चन कुछ गलत लिखा हूँ क्या? हाँ, जो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं गलत लिख डाला। ये देखिए ये ना 4 दिया हुआ है पावर, ये 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं बचेगा, x की घात 2 बचेगा, क्योंकि देखिए 2 1 4 x की घात 2 x की घात 2 लिख सकते हैं, दोनों जुड़े क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या बता रहा था बच्चों, हाँ यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे यही आएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी बच्चों कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको ऐसे कर सकते हैं 4x की घात 4। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत वर्डों का इंग्लिश में उच्चारण कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अभी भी मैं जो इंग्लिश बेस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो 2 सालों से मेरा इंग्लिश में ही थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बात को आपको हिंदी में समझाऊं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता कहीं कहीं पे, तो आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको हिंदी में बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक बच्चों, तो चलिए खैर आप भी कोशिश करें इंग्लिश में सीखने की, क्योंकि आपकी जो हायर मैथमेटिक्स है वे इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। ठीक है, उसको हिंदी में नहीं पढ़ाते हायर मैथमेटिक्स। तो चलिए खैर उसको छोड़िए, इधर ध्यान देते हैं। तो बच्चों मैं बता रहा था कि इसको ऐसे कर सकते हैं, एक और जो है उसको आने का 4x की घात 4 प्लस ये हो जाएगा 12x की घात 3 प्लस 1x की घात 2, इसको डिवाइड करना बच्चों 4x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो 4x की घात 4 बटा 4x की घात 2 धन 12x की घात 3 बटा 4x की घात 2 धन 8x की घात 2 बटा 4x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये फिर 4 पूरा कम खत्म, तो ये हो जाएगा x की घात 2, इसमें 2 3 गया 1 बच गया और 4 एकम 4 दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3x। इसमें देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 4 तो 4 2, तो ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों जो घनिष्ठ विधि होती है, कॉमन मेथड जो होता है, उस पर हम क्या करते हैं, जो ऊपर और नीचे में कुछ, नीचे में तो आपका है ही एक्स्ट्रा कॉमन निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें नीचे में भी कॉमन निकालना पड़ जाता है, फिर कटाना पड़ता है, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर और नीचे जो दिया हुआ है बोल सकते हैं कि अंश और हर। ठीक है, क्योंकि भाग में ऊपर में अंश होता है, नीचे हर होता है, तो अंश और हर में दिए गए जो बहुपद होते हैं उसमें से जो कॉमन निकलने लायक रहता है, जितनी हम तीनों से तीनों 3 दिया हुआ है, तो जितने भी टर्म दिए रहते हैं, जितने भी पद दिए हैं, उनमें से क्या करने में हमको कॉमन निकालना रहता है, और मैक्सिमम कॉमन माने उससे ज्यादा नहीं निकल सकता। देख रहे हैं आप, ये अधिकतम कॉमन है। ठीक है, आप और निकालना चाहे तो निकालना मुश्किल, 1 निकलेगा तो 1 का तो कोई है ही नहीं, मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आता है, गुणा करने से। तो अधिकतम से अधिकतम कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद फिर काट देना है, और काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो आएगा जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक, और इस पे हम क्या करते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इस तरह से भी करते हैं घनिष्ठ विधि में, ये क्या है कि अलग अलग कर लीजिए, इसको एक बार इसके साथ कर लीजिए, इसको इसके साथ कर लीजिए, इसको साथ कर लीजिए, और तीनों अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक साथ डिवाइड कर रहा है, तो एक साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो जो कॉमन सभी में उसको निकाल रहे हैं, और इसमें से क्या कर रहे हैं, बारी बारी से एक दूसरे को एक एक करके डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है या अपवाद है कुछ, उसको मैं बताता हूं क्या अपवाद है। देखिए एक्सेप्शनल है, अपवाद उनको मैं बताता हूं कि कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि एक आपको मैं क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि मैं लिख दिया x की घात 2 माइनस 25, इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 5 से। ठीक है, बच्चों ध्यान देंगे उधर प्रश्न,
ये क्या है, x की घात 2 माइनस 25, इसको भाग देना है x माइनस 5 से। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ अगर आप इसको उभयनिष्ठ विधि से भाग देना चाहें तो क्या इसको उभयनिष्ठ विधि से भाग दे सकते हैं? तो आपका आंसर है यस, दे सकते हैं आएगा, ठीक है। बट ये उभयनिष्ठ विधि से कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है, इसमें से अगर हम एक कॉमन निकालें, क्योंकि देखिए x तो निकल नहीं सकता, इसमें से निकलेगा, इसमें है ही नहीं। कुछ नंबर्स कॉमन निकालना चाहिए, इसमें है, सॉरी इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें से कॉमन निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये आपके अपवाद टाइप के प्रश्न हैं, इसको हम उभयनिष्ठ विधि से नहीं कर सकते। लेकिन ये तो इसको कैसे भाग देते हैं? तो इसको भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको और इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और ये हो जाएगा x बटा 5, सॉरी x माइनस 5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया, ये आपका एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस बी, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न नन टाइप के प्रश्न हैं, माने अपवाद टाइप के प्रश्न हैं, जिसको हम लोग जैसे हम अभी कर रहे हैं ये भी उभयनिष्ठ विधि में ही आएगा। मैं पहले बोल दिया था कि उभयनिष्ठ से नहीं कर सकते, लेकिन ये भी उभयनिष्ठ के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कटा रहे हैं, बट ये थोड़ा अपवाद टाइप की है, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, ठीक बच्चों। एक आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप करेंगे x की घात 2 माइनस 16, इसको लिख लीजिए x प्लस 4, इसको आप करेंगे कि इसका आंसर कितना है, इसको करके देखिए। इस तरह से जो प्रश्न रहते हैं ये थोड़ा हटके रहते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक करने के बाद फिर कटाते हैं, फिर जो आता है ये आंसर आता है। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें से डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते और अलग अलग भी इसको नहीं कर सकते। आप करके देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 अलग करेंगे तो माइनस 25 बटा एक्स माइनस 5 आएगा। तो इसको हल करना हमारे थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, तो ये इस टाइप के जो प्रश्न रहते हैं उसको हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक, ओके। अगर समझ में आ गया तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम मुख्य रूप से जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, अभी तक तो हम जितने पढ़ रहे थे ये सब अपनी बेसिक है कि हम कैसे कैसे इसको और कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और क्या होता है, ठीक है, इसको हमने जाना। अब मुख्य जो आपके सिलेबस में है, जो आपके परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न है वो है दीर्घ भाजन विधि से, जो उभयनिष्ठ विधि है। ये सबसे प्रश्न नहीं आता आपके एग्जाम में, ठीक है। जितने भी पढ़े हमने अभी तक के प्रश्न नहीं आता, हालांकि बेसिक है ये सारी। जब इतनी जानकारी हमको पता है तभी हम आगे के प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में भी आता है दीर्घ भाजन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो बच्चों देखिए, दीर्घ भाजन विधि क्या है और इसमें प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप समझिए। देखिए, तो दीर्घ भाजन विधि को पढ़ाने से पहले, दीर्घ भाजन विधि को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ कि दीर्घ भाजन विधि क्या होता है। इसको मैं बहुपद को जाने से पहले इसको हम लोग नंबरों पर बताता हूँ, जो कि आप क्लास बोलना चाहिए 2, 3, 4, 5 से करते हुए आ रहे हैं। पहले समझते हैं कि दीर्घ भाजन विधि होता क्या चीज है, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ये आपको बोलो 25 को आप 4 से भाग दीजिए। तो मुझे लगता है जो भी देख रहा है वीडियो, इनमें से कोई स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा जो इसको भाग कर सके। आप इसको देखते साथ इसका आंसर बता सकते हैं कि सर जब इसको हम भाग देंगे तो ये कितना होगा, कितना आएगा, 4 5 20, 4 6 को 24। इसका जो भागफल आएगा ये 6 होगा और इसका जो शेषफल होगा ये आपका 1 आएगा। आप देखकर बता सकते हैं। अब इसी को समझते हैं कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, कैसे भाग देते हैं। देखिए बच्चों, हम अभी तक सिंपल पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी क्लास से कि 25 को अगर 4 से भाग देना तो इस तरह से इसको लिखते हैं। ऐसा कोई बच्चा ऐसा होगा कि ऐसे भी बनाता है, ये यहाँ पर उसके भागफल को लिखता है, लेकिन मैं ऐसा वाला नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आपके जो भागफल है यहाँ पर उस चीज को लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब भी ये 25 में भाग अगर 4 देना है तो जो 25 रहता है, जिस
जिसको भाग देना है उसको बीच में रखते हैं, जिससे भाग देना है उसको यहाँ पर रखते हैं। आप सभी जानते हैं, ठीक है, इससे सभी भली भांति परिचित है। तो चलिए आप भाग देते हैं बच्चों। तो आप भाग देते हैं तो आप क्या करते हैं, 4 का इतना पहाड़ा पढ़ते हैं, इतना बार पहाड़ा पढ़ते हैं कि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे 4 4 5 6 20, 4 छक्को 24, 4 सत्ते 28, तो 28 ज्यादा हो जा रहा है। किससे ज्यादा हो रहा है, 25 से। तो क्या हम 28 को ले सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, हम 28 को नहीं ले सकते, क्योंकि 4 का पहाड़ा तभी तक पढ़ना है जब तक इससे ज्यादा ना हो जाए। तो आपका पहाड़ा है 6 बार आएगा और आप यहाँ पर लिखेंगे 24, और जब माइनस करेंगे तब यहाँ पर आपका आएगा 1 आएगा बच्चों। मैंने सही किया, ठीक है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि जब 25 को जब आपको 4 से भाग देना था, ठीक है, भाग देना था, तब आपने क्या किया, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा कि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि 4 का जब 6 बार पहाड़ा पढ़ा तो क्या आया, आपका 24 आया। अब बच्चों जब दीर्घ भाजन विधि है जिसमें जब हम लोग वेरिएबल्स को करेंगे तब वहां पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है। खैर उसकी बात करना बाद की बात है, ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यहीं पर उस चीज को समझते हैं। देखिए आपने ये 24 कहाँ से लाया, ये मुझे बताइए। आपने 24 लाया तो लाया कहाँ से? अगर आपने ये समझ लिया कि हमने ये 24 कैसे लाया, तब आप जो दीर्घ भाजन विधि है इससे जो बहुपद है उसको आप भाग करना सीख जाएंगे। आप बोलेंगे सर 24 कहाँ से लाया, तो आप बोलेंगे 4 हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा तो 24 आया। हाँ आप सही बोल रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा भी समझिए कि जब हम 4 में जब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा 24 आता है। इसका मतलब पहाड़ा ही पढ़ना होता है, गुणा करना मतलब पहाड़ा ही पढ़ना होता है। आप बोलेंगे आप तो बोल रहे हैं सर गुणा किए, तो गुणा का मतलब ही पहाड़ा पढ़ना। हाँ मैं मानता हूँ पहाड़ा पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो आपने पहाड़ा पढ़ा, बट इसको थोड़ा सा और समझिए। पहाड़ा पढ़ने का अर्थ ये होता है कि 4 का क्या करना, 6 बार गुणा कर, 4 का 6 बार नहीं, 4 में 6 का गुणा करना, कितना आता है, 24 आता है। यानी बच्चों यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखते हैं माने क्या है ये, अगर बताना चाहूँ तो ये आपका भाज्य है, इसको आप लोग बोलते हैं बच्चों भाजक, और ये जो आपका होता है ये यहाँ पर जो लिखते हैं ये है आपका भागफल, और नीचे जो बचता है ये होता है आपका शेषफल। माने मेरे कहने का मतलब ये है कि भाज्य जो होता है यहाँ पर जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि भाजक और भागफल का जब मल्टीप्लाई करें, जैसे देखिए 4 और 6 का जब गुणा करते हैं कितना आता है, 24 आता है। तो इस बात को याद रखना कि 4 और 6 दोनों का जब हम गुणा करते हैं कितना आता है, 24 आता है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि देखिए आपका जब आप बहुपद में जाएंगे तो बहुपद क्या है, वेरिएबल्स टर्म है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, यानी उसमें चर वाले भाग रहेंगे, ये 1 2 3 4 नहीं रहेंगे जिसका आप पहाड़ा पढ़ पाएंगे। आपको बोलूंगा आप x स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ पाएंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन हम उस जो भाग देने की विधि रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर हमको x की घात 3 लाना है, तब हम क्या करेंगे, इधर x लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो सिंपल भाग देते हैं वहां पर यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं वह भाजक और भागफल, सॉरी जी हाँ भाजक सही बोलो, भाजक और जो भागफल होता है इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई को ही हम यहाँ पर लिखते हैं। आया बच्चों समझ में? चलिए एक बात और देख लेते हैं। ये जो 4 जो चीज है, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, शेषफल हो गया, भागफल हो गया, इन चारों में एक संबंध होता है, एक बोलना चाहिए एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को समझते हैं कि इन चारों में हमारा क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए हमारा रिलेशन क्या है, इन चारों में जो रिलेशन बनता है ये होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम का फार्मूला है, क्योंकि इस फार्मूले से बहुत सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज के बनेंगे, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस सॉरी इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर ये करते तो ये क्या हो जाता, भाग जाता है। इसका क्या होने का मतलब देखिए 4 छक्को 24 हो गया और +1 करेंगे तो क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। ये
तो ये फार्मूला होता है। अगर हम क्या करें, सपोज मान लेते हैं, माना कि भाज्य को अगर हम ले लेते हैं px, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम px क्यों ले रहे हैं, तो बच्चों बता दो जो भी पॉलिनोमियल्स होता है उसको आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हुए हैं कि उसको हम क्या करते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर से डिनोट करते हैं और अंदर में जो भी वेरिएबल इधर आता है उस वेरिएबल को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक बहुपद होगा आगे, इसलिए आपका जो भाज्य होगा, भाजक होगा, भागफल होगा, शेषफल होगा, ये चारों जितने भी होंगे ये कुल मिलाकर आपके बहुपद ही होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, px से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम लोग भाज्य को मानेंगे qx और भागफल को आप ले लीजिए px, भाज्य में ले लीजिए qx, इसको ले लीजिए भागफल को gx, या ऐसा करिए, अधिकतर आपके बुक में ये यूज किया गया है कि इसको क्या किया गया है, gx लिया गया है, ठीक बच्चों। ये जो है फिर उल्टा लिखा दूंगा, बाद में आप थोड़ा सा कंफ्यूज आएंगे सर आप तो वहां पर वो लिखा है, इसलिए बुक में जो लिखा गया उसको लिखिए px gx, और इसको लिया गया आपको बुक में qx, और शेषफल को हम लोग हमेशा बोलते हैं r, सिर्फ r। यहाँ पर हम x नहीं लिखते। अब x इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा शेषफल नंबर फॉर्म है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कभी कभी ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पर 2x 3x भी शेषफल बचते हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको अच्छे समझ लेंगे, r भी लिख दें। अगर हम इसको rx भी कर दें कि ry भी कर दें, ry तो यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, तो अगर इसको हम rx लिख दें तब भी हम, आपका जो बोलना है गलत नहीं है, सही नहीं है, लेकिन अधिकतर हम शेषफल को देखते हैं कि नंबर में ही आता है, उसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा रहता, तो हम उसको r ही लिखते हैं, ठीक बच्चों। तो ये जो कंडीशंस है, ये जो रिलेशंस है इनके बीच में, तो इन चारों के बीच में इस रिलेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो संबंध है, ये रिलेशन है, ये आगे चल के बहुत यूज होने वाला है, ठीक बच्चों। तो ये कैसे आया, अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि हम ये 24 कैसे लाते हैं, तब आप जो दीर्घ भाजन विधि है बहुपदों का, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए अब इसको हम समझते हैं दीर्घ भाजन विधि की बहुपदों को हम कैसे, जो बच्चों जो विधि हमने जो देखा इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ भाजन विधि, ठीक है। आपको मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया, जो जिस विधि से भी मैंने भाग दिया 25/4, 25 को 4 से, उस विधि को हम लोग बोलते हैं दीर्घ भाजन विधि। अब इसी जो विधि है दीर्घ भाजन विधि है, इसी में हम लोग बहुपदों को देखेंगे कि बहुपद को कैसे भाग देते हैं, ठीक है। तो मैं आपके एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल को लेता हूँ, उदाहरण को लेता हूँ। उदाहरण में जो प्रश्न है दिया गया, बहुपद एक दिया गया, देखो बच्चों बहुपद को हम लोग लिखते हैं px से, ठीक है। तो जो मैं लिखूंगा डायरेक्ट px, आपको दिया गया 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसको हमें डिवाइड करना है, फिर इसको इसी को भाग देना है, किससे भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। यानी ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, भाज्य है, इधर लिख देता हूँ आगे, ये हमारा क्या है, भाज्य है, और ये हमारा क्या है, भाजक है, ठीक। इसको भाग देना है इससे। अब देखिए बच्चों, जो दीर्घ भाजन विधि है, इसमें जब हम बहुपदों का जब भाग देते हैं तो इसमें कुछ रूल्स को हमको पालन करना पड़ता है, कुछ रूल रहते हैं। हालांकि वो रूल यहाँ पर लागू नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जब स्टार्ट ही कर रहा हूँ बहुपद को भाग देने का जो विधि है दीर्घ भाजन विधि, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूल क्या चीज होता है। तो बच्चों देखिए, कभी भी आप याद रखेंगे कि जो भी आपका भाज्य होगा, भाजक होगा, इसमें जो चर होंगे उसके घात हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। इसके जो पद होंगे तो उसमें जो घात होगी वह हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए, भाज्य और भाजक। ये कंडीशन आप याद रखेंगे कि भाज्य और भाजक के जो घात है, ठीक है, कंडीशन बोलता हूँ बच्चों, ये रूल है इसका, ये शर्त है इसमें भाग देने के लिए, ठीक है। भाज्य एवं जो आपका भाजक होगा, ठीक है, इन दोनों की जो घात होगी इसको हमें अवरोही क्रम में रखना है। तो आप लोग जानते होंगे अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम और आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो भाज्य और भाजक है इनकी पावर अरेंजमेंट है घटते क्रम में, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और इधर क्या है, लास्ट में आप रखेंगे कांस्टेंट टर्म को, अचर पद को रखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अचर पद आपका क्या है, 3 है। भाज्य में देखिए इसकी पावर 1 और लास्ट में क्या है, अचर पद है। तो भाज्य और भाजक को हमेशा आप ध्यान रखना कि इसकी जो पावर होगी वह घटते क्रम में होना चाहिए, और अचर पद को आप लास्ट में रखेंगे, तभी आपका जो दीर्घ भाजन विधि जब भाग देंगे तब सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये शर्त को आप याद रखेंगे।
ठीक है। बस एक ही शर्त है मुख्य रूप से, इस शर्त को अगर आप हमेशा पालन करवाते हुए अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अवरोही क्रम में पहले से जमा हुआ है, सेट अप हम नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल्स कुछ बताऊंगा, उदाहरण आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है ऐसा टाइप के प्रश्न, उसमें देखिए हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट भाग देते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि भाग देने के लिए हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसा और इधर कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, भाज्य को लिखते हैं, ये बीच वाले को। भाज्य क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ पे जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं, ये है x-2। यहाँ पर क्या, जिसको भाग देते हैं उसको लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं आप लोग को अभी बताया था कि 25 के नीचे अगर 24 लाना है तो हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा था 4 और यहाँ पर लिखा था 6, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिखा। अब देखिए ये वाला जो है, इसके लिए हम सभी पदों को एक साथ नहीं देखना है, हमको इसको जब भाग देना है तो एक एक पद को एक एक बार देखते जाएंगे। पहले स्टेप में पहले पद को हम सोचेंगे कि ऐसा क्या करें कि ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो हमको x-2 में ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अब बोलूंगा x-2 का आप पहाड़ा पढ़िए कि इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ही आए, तो आप x-2 को पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा हम कुछ इस तरह से समझते हैं इसको कि x-2 में ऐसा मैं क्या गुणा करूं कि x 2x² से ज्यादा ना हो। आप याद रखेंगे कि इसमें इधर से मतलब नहीं है, अगर आप पहले स्टेप में इससे मतलब है, दूसरे स्टेप आएंगे तब इससे मतलब रहेगा, आगे नीचे बचेगा तब आप देखना। तो पहले स्टेप में आप सिर्फ इसको देखेंगे, ये 2x² को। अब सोचिए कि ये x-2 में, अब इसका फर्स्ट देखें तो इसका भी फर्स्ट देखिए, इससे मतलब मत रखिए -2, उसको छोड़ दीजिए, जो होना है होगा। अब इससे मतलब रखिए ओनली x से और ये 2x से। अब मुझे बताइए कि इस x में ऐसा मैं क्या का मल्टीप्लाई करूं तो 2x बन जाए। पहले देखिए यहाँ मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना रहेगा, 2 बनाने के लिए 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और एक समय देखिए यहाँ पर x है तो इसको स्क्वायर बनाना है, इधर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यानी जब 2x का जब गुणा इसके साथ करूंगा एक साथ, तो ये आएगा मेरा 2x का स्क्वायर। आया कि नहीं आएगा, आएगा। तो यानी हमको क्या करना है, 2x का गुणा इसके साथ करें। देखिए तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², ये माइनस, देखिए ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका भी गुणा होगा इसके साथ। ठीक है, तो 2 के साथ होगा तो 2 दूनी 4, और x के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इधर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखें ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब घटा दीजिए तो ये x² प्लस x² माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। पहले वाला साइन नहीं देखना है, अब चेंज हो गया साइन, उसको देखना है। अब यहाँ पर ये माइनस वाला रूल खत्म होगा, क्योंकि माइनस किया तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, और ये वाला साइन से मतलब नहीं। अब इस वाले प्लस और इस प्लस से मतलब है, तो ये हो जाएगा 5x 4x, ये हो जाएगा आपका 9x, और जो बच गया इधर क्या बच गया, ये +3, आप +3 कर देंगे डायरेक्ट, बच गया उसको नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, सेम जैसा हम नंबरों का भाग करते हैं उसी तरह इसका भी भाग हमें करना रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने अब अगले देखना है, अगला पद में चलना। अब अगला पद में इसका स्टार्टिंग और पुनः इसका स्टार्टिंग से मतलब रखना, इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर क्या है 9x और यहाँ पर x, तो इसमें कुछ नहीं, क्या करिए। अब देखिए यहाँ पर बात आई साइन की, तो मैं बोला +9, अब मैंने प्लस ही क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा। तो इसका यहाँ पर ये तर्क है कि हमने यहाँ माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो साइन है उसके आगे वही साइन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहीं पर वही साइन रहेगा, तब तो पुनः माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों अलग अलग साइन होने के कारण कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे रखेंगे, और दोनों का माने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी प्लस ही बनना चाहिए नीचे में, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों को प्लस करें प्लस बनेगा। अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x, तो -9x हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, बराबर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों कट नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करना है, +9 से ही मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पर भी +9 आए
और प्लस 9x आए, और 9x आ जब उसको घटाए तो क्या होता है, कट जाए। तो चलिए करके देखते हैं। करते हैं तो ये हो गया +9, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x, और ये माइनस, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 2 को पूरा जब 9 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये आगे फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कर जाएंगे। अब देखिए +3 + 18 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा +21, 21 आ जाएगा। ठीक बच्चों, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब ये 21 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बातों को लिखते हैं। देखिए बच्चों, आपने तो भाज्य और भाजक ये दोनों पहले से लिखा हुआ है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका भागफल कितना है। तो नीचे हम लिखेंगे भागफल। भागफल को हम लोग qx से डिनोट करते हैं, तो लिख देंगे भागफल qx इक्वल आपका है 2x + 9, और शेषफल आ जाएगा बच्चों आपका कितना है, हाँ यहाँ कितना बचा ये, तो r इक्वल ये हो जाएगा 21। ठीक, ये दोनों ये आपके आंसर होंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछेगा कि अगर भाज्य और भाजक दिया है तो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात करेंगे भागफल और शेषफल ये है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। पुनः मैं एक बार आपको हल्का हल्का बताता हूँ। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है 2x² + 5x + 3, 2x² - 4x, सॉरी गलती हो गई, ये दिया हुआ है 2x² + 5x + 3, इसको डिवाइड भाग देना है x - 2 से। ठीक है, तो जब भी आप भाग देंगे तो आप याद रखेंगे इसका स्टार्टिंग जो पद है और इसका स्टार्टिंग है, इन दोनों को ध्यान देना है कि इसमें क्या का मल्टीप्लाई करूं कि 2x² बन जाए। देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, तो 2x से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² बन जाएगा, तो 2x² को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर का जो है सो जस के तस करेंगे, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ यही पर ध्यान देना था स्टार्टिंग को। फिर जो आया सो लिख दिए, जो जिसके साथ कटा कट गया, जो नहीं कटा उसको नीचे हम लोग लिख देंगे, तो आ जाएगा 9x + 3। ठीक है, तो अब यहाँ 9x है, यहाँ x है, बस क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि 9x है, तो हम क्या करेंगे +9 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो +9 के जब मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग को देखना बोल रहा हूँ तो एक के साथ होगा, दोनों के साथ होगा। मान लो 3 है तो तीनों के साथ होगा, 4 पद है तो चारों के साथ होगा, 5 पद है तो पांचों के साथ होगा, जितने पद रहेंगे उन सभी के साथ होगा। ठीक है, तो 2 पद है तो दोनों के साथ होगा, दोनों के साथ होगा, कितना आया 9x - 18। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर पुनः माइनस कर दें, तो माइनस कर दें तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट कर दे, 9 प्लस माइनस तो कट जाएंगे, ये +3 ये +18, तो कितना रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रकार आपका भागफल आ गया 2x + 9 और शेषफल आ गया 21। अब इतना आप लोगों ने देखा, इतना समझ लिया, इतना जान लिया कि भैया दीर्घभाजन विधि से हम ऐसे भाग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, कुछ जानकारी निकल के आज सामने आता है, कुछ कंक्लूजन इससे निकलता है, कुछ ज्ञान इससे हमको समझ में आता है। नॉलेज की बात यहाँ पर देखिए, क्या है नॉलेज की बात। तो बच्चों यहाँ पर नॉलेज की बात मेन ये है कि आप लोगों ने देखा कि जो भागफल है और शेषफल है, ठीक है, दोनों को आप ध्यान से देखिए। भागफल और शेषफल को आप जब ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं, जब इन चारों का जब आप अवकलन करेंगे। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ जो है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, क्योंकि आगे लिखूंगा तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये होगा हमारा भाज्य, तो इन सब से हमारा नॉलेज निकल गया था। तो आप देखेंगे जो पहले हम देखते हैं शेषफल है, शेषफल की जो पावर होगी हमेशा, देखिए यहाँ पर शेषफल की पावर कितनी है, तो यहाँ बोल सकते हैं 21 है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, लेकिन इसकी पावर माने घात कैसे बोल सकते हैं, तो इसकी घात के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 जो होता है, मान लिया 21 x की घात 0 इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी का x की घात जब 0 होता है तो उसकी 1 ही होता है, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 21 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि शेषफल जो है उसकी घात क्या है, 0 है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य जो होगा और जो भाजक जो होगा, भाज्य और भाजक इन दोनों की अगर घात की बात करें तो आप देख रहे हैं भाज्य की घात कितनी होगी, 2 होगी, मैक्सिमम घात 2 है। भाजक की घात जो होगी 1 होगी, यानी आप देख पा रहे हैं इसकी घात कम है, यानी आप बोल सकते हैं कि जो शेषफल की जो घात होगा, पावर ऑफ रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो शेषफल जो है, शेषफल
की घात हमेशा क्या होगा, याद रखेंगे, हमेशा होता है भाज्य व भाजक की घात से कम। ठीक है, कम होगा हमेशा। आप देख पा रहे हैं यहाँ इसका 0 है, तो यहाँ इसका 1 है, यहाँ इसका 2 है, हमेशा ज्यादा ही है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाज्य और भाजक की जो घात होती है शेषफल से हमेशा ज्यादा होते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि शेषफल की जो घात है हमेशा भाज्य और भाजक से क्या होता है, कम होता है। वो आप कैसा बोलेंगे वो आपको पढ़ने पर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, पहला बात तो ये आ गया, शेषफल के लिए हमने बात कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि यहाँ पर जो होगा, आप देखिए जो भागफल है और शेषफल है ये दोनों पॉलिनोमियल ही होते हैं। ठीक है, आप जब इसको भाग दे रहे हैं, भाज्य को जब भाजक से भाग दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भागफल आ रहा है ये भी क्या एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, 2x + 9। पॉलिनोमियल कहने मतलब बहुपद है, और जो 21 ये भी क्या है, हमारा एक बहुपद है। आप बोलेंगे सर 21 बहुपद कैसे हो सकता है? बच्चों मैंने अभी बताया ना, 21 को हम लोग लिख सकते हैं x और 0। तो यहाँ पर देखिए ये चर है, ये क्या है, उसका गुणांक है, और इसकी पावर क्या है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या यानी क्या होगा, बहुपद होगा जब इन तीनों कंडीशन को पालन करेगा। तो ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुपद, ये भी बहुपद है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भागफल जो होता है और जो शेषफल जो होता है ये दोनों भी हमेशा क्या होते हैं, बहुपद ही होते हैं, बहुपद होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखेंगे, ये नॉलेज की बात है। ठीक, आए बच्चों समझ। अब चलिए इस पे थोड़ा सा एक और एग्जांपल है कि इसको समझते हैं कि कैसे हम किसी बहुपद को द्विभाजन विधि से कैसे हम भाग देते हैं। ठीक है, तो आपके बुक से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, सरल वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, भाजक दिया हुआ है px इक्वल, एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है 5x - 11 - 12x² + 2x⁻³ और सर ये भाज्य है, जो ऊपर वाला भाज्य दिया हुआ है, और भाजक दिया हुआ है इस पे gx इक्वल दिया हुआ है x - 5। ये ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल नंबर इतना दिया हुआ 3 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस प्रश्न को हम देखते हैं द्विभाजन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी जो भाज्य की जो अरेंजमेंट है ये कुछ अलग टाइप के अरेंजमेंट है, अलग तरह से अरेंजमेंट है। अलग तरह से कहने का मतलब हमारा जो रूल है कि द्विभाजन विधि को सॉल्व करना है, उस रूल को ये पालन नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या है, इसकी जो घात है ये इधर उधर है। जो वेरिएबल की जो घात है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो आप लोग जानते हैं कि इनके घात को जब हम सॉल्व करना है द्विभाजन विधि, तो घात को हमको अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा कार्य होगा, ये उसका हल ही है, ऐसे ही लिखेंगे आप। यहाँ पे इन दोनों बातों को बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य व भाजक के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही यानी घटते क्रम, अवरोही क्रम में लिखने पर, ये लिखने पर। तो अवरोही क्रम में आप लिखेंगे, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आपको जो px है, जो भाज्य है, ये बन जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा 2x⁻³ फिर -12x²। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा +5x फिर -11। ठीक है बच्चों, याद रखना सिर्फ घातों को अवरोही क्रम में सेट करना। ठीक है, उसके साइनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्लस हो प्लस ही रहेगा, माइनस हो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है gx। अब देखिए इस पर तो ये जमा हुआ है, तो इसको जमाने की आवश्यकता नहीं, इसको x - 5 ही लिखेंगे। ठीक है,
फिर इससे अगला स्टेप इस तरह से बनाएंगे, जैसे आप भाग देते हैं उसी तरह से। ये है 2x⁻³ माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11। यहाँ पे आप लिखेंगे भाग, यहाँ भाज्य हो गया, यहाँ लिखेंगे भाजक, जो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक बच्चों, अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा, मैं आपको बता रहा था कि इसमें किसको देखते हैं, इसके स्टार्टिंग पद को देखना है, 2x⁻³ को देखना है, और यहाँ पर x को देखना है कि x में मैं क्या का मल्टीप्लाई करूं कि ये 2x⁻³ हो जाए, कि x में ऐसा क्या का मैं गुणा करूं कि 2x⁻³ हो जाए। तो बच्चों देखिए पहले तो 2 बनाना है, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये 2। अब देखिए x है, इसके पावर 3 करना है, घात 3 बनाना है, तो घात 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस x में x की घात 2 वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, x की घात 2 वाले ये, तो क्या हो जाएगा, इधर तो इधर एक, दोनों जोड़ के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x⁻³। ठीक है, अब इसमें जब करेंगे तो ये आपका धन, ये आपका ऋण, धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, यहाँ 5 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और x की घात 2, ये इतना। अब देखिए अब घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस प्लस कर जाएंगे, ये देखिए 12x की घात 2 और ये ऋण में है, और ये धन 10x की घात 2। तो आपको मैं कल बताया हुआ था कि कभी भी ऋण और धन दे रहा है तो हमेशा क्या होता है, घटता है, माने घटाना और जोड़ना दे रहा है तो हमेशा घटता है, तो घटेगा, तो 12 में 10 ही घटेगा, तो 12 में 10 घटेगा कितना आ जाएगा, 2x की घात 2। अब आपको सोचना ये है कि साइन कौन सा लगेगा, तो इसके लिए नंबर देखिए कौन सा वाला है, 12, और 12 के सामने कौन सा साइन लगा हुआ, माइनस, तो ये आएगा आपका माइनस। ठीक बच्चों, अब देखिए अब जो बचा उसको लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ का स्टार्टिंग और यहाँ का स्टार्टिंग देखिए, ऐसा क्या का मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए x में कि ये बन जाए ऋण 2x की घात 2, पहला तो ऋण बनना चाहिए, माइनस बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, तो हमको तो नेगेटिव में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए फिर 2 आना चाहिए, तो यहाँ 2 का फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए x की घात 2, यहाँ पर x ही है, तो यहाँ पर घात 2 बनाना तो एक x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -2x का। जब -2x का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। अब इसके साथ करेंगे तो ये माइनस पहले से है, ये माइनस दोनों गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ 5 है, ये 2, तो 5 2 5 को 2 बार मल्टीप्लाई होगा 10, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए अब घटाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए दोनों, ये माइनस, सॉरी उसको छोड़िए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो अब देखिए अब इससे ये देखिए कभी भी जब घटाते हैं तो जब साइन चेंज करते हैं तो जो पहले से साइन लगा हुआ उससे हमें मतलब नहीं रखना है, जो साइन चेंज करने के बाद जो साइन आया है उसी साइन से हमको मतलब है ना, इस साइन से हमको मतलब नहीं, इस माइनस और इस प्लस से मतलब नहीं, ये वाले प्लस और इस वाले माइनस से हमको मतलब है। ठीक है, ये देखिए -2x इसको नीचे +2x इसको, ये दोनों कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस के कारण। ठीक है, अब देखिए 5x और -10x, तो ये भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस स्वाभाविक सी बात है घटेगा ही, तो किस में घटेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, तो 10 में 5 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपका प्रश्न नहीं आता है x है तो 5x हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नहीं आता है कि प्लस साइन लगा कि माइनस साइन लगाए, तो उसके लिए देखिए बड़ी संख्या कौन सा, बड़ी संख्या हमारा 10, 10 के सामने कौन सा साइन है, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा -5x। बच गया क्या, 11 लिख दीजिए, सीधा सीधा जो साइन है उसके साथ। अब चलिए अगला स्टेप, अब हमारे पास प्रश्न नहीं आता, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर देखिए x है, इस x में क्या का मल्टीप्लाई करें कि -5x आ जाए, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5, यहाँ तो x है, यहाँ भी x है, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब ये -5x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -5 का करेंगे तो क्या होगा -5x, और ये जब ये माइनस दोनों हो जाएंगे आपका प्लस, और ये क्या है 5, और यहाँ पर क्या है 5, तो 5 है, जब 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई होता है कितना आता है 75। क्लियर, ओके। अब देखिए इसको फिर माइनस करेंगे, अब घटाना है, क्योंकि आप जानते हैं जब भाग रहे थे यहाँ पर घटाते हैं, जब आप घटाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला आपका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस के कारण ये हम कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 25, यहाँ पर 11, अब इस वाले साइन से तो मतलब नहीं, ये वाला साइन
तो ये रीड और ये रीड दोनों रीड रीड हो गए, दोनों माइनस माइनस हो गए। तो आप जानते हैं जब सेम साइन होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 11 में 25 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36 हो जाएगा। अब साइन कौन सा लगाया भाई, तो आप जानते हैं दोनों जब रीड रीड है तो रीड साइन लगता है, दोनों जब प्लस प्लस करते तब भी जुड़ता है तो प्लस साइन लगता है। तो यहाँ हो जाएगा रीड 36, ठीक बच्चों ऐसे समझ लीजिए। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए कि हमारा भागफल क्या है, अतः भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा आया है QX इक्वल आया हुआ है 2x इक्वल -2x -5 और शेषफल आपका क्या आया हुआ है, शेषफल आया हुआ है r इक्वल -36, ठीक है। ये देखिए बच्चों आपको जो कंडीशन बताया होगा कि शेषफल की जो घात होती है हमेशा क्या होता है, भाज्य और भाजक से छोटा ही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो भाज्य की अधिकतम पावर अधिकतम घात है 3 है और भाजक की अधिकतम घात कितनी है 1 है। तो इसकी देखिए इसकी कितनी है पावर 1 से घात 0, यानी इसकी पावर जो है शेषफल की घात जो है 0 है, ठीक है यानी समझ में आया। और दूसरा आपको ये बताया था कि जो भागफल होता है और जो शेषफल जो होता है ये दोनों भी बहुपद होते हैं। इसको देखिए बहुपद है। अब बोलेंगे सर -36 कैसे बहुपद होंगे, तो कैसे बहुपद होंगे, तो इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 0 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं घातांक में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 तो 1 हो जाता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वहीं पे वही नंबर आता है, तो चेंज होता ही नहीं, ठीक है। तो समझ में आया। चलिए एक बार और थोड़ा सा मैं रिव्यू बता देता हूँ कैसे कैसे हमने किया। तो देखिए बच्चों जो दीर्घ भाजन विधि होती है इसमें आपका एक रूल को हमेशा पालन करना पड़ता है कि उसकी जो भाज्य जो होती है और जो भाजक जो होता है उसकी जो भाज्य भाजक जो है उनमें जो बहुपद होते हैं, बहुपद यानी जितने बहुपद माने सभी पदों को मिलाकर हम बनाते हैं बहुपद, जो बहुपद होते हैं वह हमेशा उसकी जो घात होगी वो घटते क्रम में होना चाहिए उसके पदों के घात। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर उधर है, कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा, तो घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में इसको हमने पहले क्या किया, अरेंज कर दिया भाज्य को। भाजक पहले से अरेंज है तो करने की आवश्यकता नहीं, उसको सेम टू सेम लिख दिया हमने। फिर उसके बाद जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं जैसा कि भाग देते हैं उस तरह से हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि हम बचपन में क्या नंबरों का भाग देते थे तो हम डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ते थे, क्योंकि x - 5 का हमें पहाड़ा नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, हम लोग जानते हैं कि यहाँ का गुणा और यहाँ का गुणा हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको मैं बताया था। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ सोचिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है और इसको ऐसा बनाना है इसी के जैसे। ये प्लस में तो इसको भी प्लस में बनाना है। तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2x² को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, घटा दिया, जो कटा कटा दिया, जो बचा उसको ऐड करके नीचे लिख दिया, जो बचा उसको भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आए, अब सोचिए ऐसे कैसे बनाओ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे -2x को मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया, जो बचा उसको सेम टू सेम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर जो कटा दिए जो बचा उसको लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर -5x बनाए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो प्लस है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया और -5 का जब मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया और फिर को कैलकुलेट कर दिया -36। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आप इस पर जो मेन पॉइंट है उसको आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, हमको जो फर्स्ट में जो दिया रहता है इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट उसी के जैसे ही नंबर बनाना है। चलिए अगर ये माइनस में है तो माइनस वाला ही बनाना है, अगर ये प्लस वाला है तो प्लस में ही बनाना है। अब इधर उसी के हिसाब से आप माइनस प्लस को रखिए कि माइनस वाला का नंबर को गुणा करेंगे प्लस वाले नंबर को गुणा करें, और इसको देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसकी घात कितना बनाना है, उसमें कितना हमको कांस्टेंट टर्म लेना है, किसने हमको चर लेना है, कितनी पावर का चर लेना है और कितनी नंबर का अचर लेना है, इसको देखिए और उसी को देखकर यहाँ पर फिर नंबर लिखिए और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए। और मल्टीप्लाई कर कुछ नहीं करना, सिंपल से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते जाइए तब तक करते जाइए जब तक x - 5 है ना, तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है 1 है। तो जब तक होगा ये भाग, जब तक इसकी जो पावर है उससे कम ना हो जाए। आप देखेंगे इसकी पावर कितनी है, पावर मतलब घात बच्चों, इसकी घात कितनी है 1 है, तो इसकी घात देखिए 0 है, यानी 1 से क्या है 0 छोटा है। तो आप याद रखेंगे भाज्य की पावर से जब तक छोटा ना हो जाए तब तक ये भाग जाएगा, और जैसे ही छोटा हो जाएगा भाग वहां आगे नहीं जा पाएगा। अब बच्चों इससे आगे भाग नहीं कर सकते, आप बोलेंगे सर इसे 1 कर देते हैं, तो 1 का करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा x - 5 आ जाएगा। तो x - 5 तो -5 तो कैलकुलेट होगा बट 1 से तो बच ही जाएगा, फिर x बचता जाएगा, फिर उल्टा गिनती चालू शब्द है, तो इससे आगे नहीं जाएगा, यही तकनीक करेंगे। ठीक बच्चों, मेरी बात समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही देखेंगे दीर्घ भाजन विधि में, और अगली क्लास में हम फिर आपके एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आप सेंड करें। और एक सजेस्ट है कि मैं जो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उस पे आप लोग के लिए कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर मेरे से जुड़ जाइए ताकि मैं आप लोग को कुछ नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोग को अवेलेबल करा सकूँ। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।